आप सभी को स्वागत करते हुए उषा डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज की क्लास में हम लोग एक विशेष ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो हमारा यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण श्रृंखला के क्रम में आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्लोब। ठीक है, तो सभी लोग जानते होंगे कि ग्लोब, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में कुछ ना कुछ पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोब। ग्लोब, तो ग्लोब को सभी लोग जानते होंगे कि ग्लोब क्या होता है। तो यहाँ पर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारे भूगर्भवेत्ता थे, जो भूगर्भ शास्त्री है, उनको पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने के लिए, यहाँ पर उसको बारीकी से समझने के लिए एक जगह पर बैठकर उन सारी चीजों को अध्ययन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, तो वो पड़ी ग्लोब की। तो ग्लोब के सबसे पहले देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। ग्लोब की परिभाषा, ग्लोब की परिभाषा परिभाषा पे नजर डालें तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन निकल के आएगी कि जो पृथ्वी है उसकी काल्पनिक संरचना, पृथ्वी की कैसी संरचना है ग्लोब, काल्पनिक संरचना। तो यहाँ पर डेफिनेशन हो जाएगी कि पृथ्वी की काल्पनिक संरचना, काल्पनिक संरचना ये क्या है, पृथ्वी की काल्पनिक संरचना जो है वही ग्लोब है। अगर दूसरे शब्दों में इसको कहें तो पृथ्वी का लघु रूप में लघु प्रतिरूप जो होता है वही क्या है, ग्लोब है। दूसरी डेफिनेशन अगर देखें तो पृथ्वी का लघु प्रतिरूप, लघु प्रतिरूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ग्लोब। अब यहाँ पर बात आएगी कि ग्लोब के जनक कौन है। तो ग्लोब के जनक की बात करेंगे तो ग्लोब के जनक भाई कोई व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने इसका क्या किया होगा, आविष्कार किया होगा या फिर इसको लॉन्च किया। ठीक है, तो इसके जो जनक है वो कौन हो जाएंगे, मार्टिन ग्रैहम। कौन हो जाएंगे, मार्टिन ग्रैहम। अब मार्टिन ग्रैहम जो थे वो ग्लोब के जनक थे। इन्होंने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए, जिसमें हम किसका अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप हैं, जितने भी महासागर हैं, जितने भी सागर हैं, उनका वास्तविक आकार में जब अध्ययन करने के लिए हमें ग्लोब की आवश्यकता पड़ी। अब ग्लोब को यहाँ पर हम देखते हैं फिगर, तो यहाँ परिभाषा सभी लोग समझ गए होंगे, जनक जान गए होंगे, और स्क्रीनशॉट में यहाँ पर लेते रहिएगा जिनको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आगे काफी उपयोगी साबित होंगे। जब भी आप रिवीजन करेंगे तो इनका यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। जैसे हमने एक ले लिया, ये मान लो कोई ग्लोब है, ग्लोब। अब अगर पृथ्वी के आकार की बात करें तो पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोन है, कभी गोलाकार नहीं है, पर हम जब पढ़ते हैं तो इसको गोलाकार के रूप में पढ़ते हैं, पर इसका आकार है कैसा, जियोन है। जब भी कभी भी टॉपिक कहीं क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आंसर हमारा सही होगा जियोन आकृति। अब जियोन आकृति में यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कौन कौन से हम पॉइंट मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ध्रुव की, ग्लोब पर ध्रुव की क्या स्थिति है। दूसरा पढ़ेंगे यहाँ पर हम अक्ष। थर्ड पढ़ेंगे महत्वपूर्ण रेखाएं, ग्लोब पर जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ने वाले हैं अक्षांश,
साथ ही साथ पढ़ने वाले हैं देशांतर, उसके साथ पढ़ने वाले हैं प्रदीप्ति, तो ये कुछ हमारे पॉइंट हैं, ये कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण ग्लोब पर इनकी जो संरचनाएं हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ध्रुव क्या है। तो जानते होंगे कि ध्रुव क्या होता है। ध्रुव को इंग्लिश में कहें तो क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है। तो पोल्स है, तो हमारी जो ग्लोब है, जो पृथ्वी है, उस पर कितने ध्रुव है, तो 2 ध्रुव है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो यहाँ पर देखें, अगर पृथ्वी का जो झुकाव है अपने अक्ष पर कितने डिग्री का है पृथ्वी का झुकाव, तो यहाँ लिखते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, ये झुकाव जो है वो कितने डिग्री का है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री का झुकाव है पृथ्वी पर। तो अपने अक्ष पर तो ऐसे जब झुकी हुई है पृथ्वी, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये इसका क्या है, एक्सिस, ये जो लाइन है इसके बीचों बीच से जा रही है, ये क्या हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगी। एक इधर से हमने कोई पिन डाल दी गई है, अभी ग्लोब के तौर पे समझ रहे हैं कि ग्लोब में पिन पड़ी होती है, तो वही एक पिन है। तो जहां से पिन को ड्रॉ किया, इंसर्ट किया गया है, ये जो पॉइंट होगा ये एक पोल होगा, और जहां पर ये बाहर निकल रही है ये इसका दूसरा पोल होगा, ठीक है। तो ये वाला जो पोल होगा इसको कहेंगे हम उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और इधर वाला जो पोल होगा इसको हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब ये जब हम वास्तविक रूप से पढ़ते हैं तो सीधा कर देते हैं, पर यहाँ पर हमने जो अक्ष के झुकाव के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बता रहे हैं कि 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है। तो इस ध्रुव से और इस ध्रुव तक, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो मिलाने वाली लाइन है वही क्या कहलाएगी, ये एक्सिस कहलाएगी। इसी को अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे तो एक्सिस, और हिंदी में कहें तो ये उसका अक्ष है, जिस पर उसका झुकाव कितने डिग्री का है, 23.5 डिग्री, ठीक है। और जहां से ये ऊपर से ऊपरी हिस्सा है जहां पर ये ग्लोब में इंटर करेंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, या इसको कहें नॉर्थ पोल हो जाएगा। और जहां पर ये एग्जिट हो रहा है इसी को हम क्या कहेंगे, साउथ पोल कहेंगे, तो साउथ पोल। दक्षिणी, दक्षिणी साउथ पोल, साउथ पोल कह देंगे शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ से जान गए हम 2 चीजें, एक तो पहला ध्रुव जान गए, दूसरा यहाँ पर हम अक्ष जान गए। ध्रुव क्या है कि जो उसकी अक्ष को ऊपर से नीचे मिलाने वाली जो लाइन है, जो एक्सिस है, उसका जो ऊपरी हिस्सा है, जो ऊपरी पॉइंट है वो हमारा नॉर्थ पोल है, वो हमारा उत्तरी ध्रुव है, और जो उसका निचला पॉइंट है जहां पर वो एग्जिट हो रही है, एंड हो रहा है उस एक्सिस का, वो हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो इतनी बात यहाँ पर जान गए। अगर जिस किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए आगे के लिए तो वो यहाँ से ले सकता है। अब हम बात करेंगे कि इस पे कौन कौन सी रेखाएं होंगी पृथ्वी पर, जो रेखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। अक्ष के बाद महत्वपूर्ण रेखाओं की चर्चा करेंगे। ये पृथ्वी बना दी, और इसके बीचों बीच से एक लाइन जाएगी, बीचों बीच से जो लाइन जाएगी जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगी। अब ये जो यहाँ पर जो लाइन जा रही है, यहाँ पर जो ऊपर हमने अभी बता चुके हैं पिछले पॉइंट में कि ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, या कहें ये नॉर्थ पोल है, और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, कहें तो साउथ पोल है, साउथ पोल। अब यहाँ पर ये सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई, ये कोई वास्तविक रूप से रेखाएं पृथ्वी पर नहीं है, पर हमने
जो भूगर्भ शास्त्री हैं उन्होंने अध्ययन करने के लिए इन लाइंस को बना लिया है, जिसके सहायता से इजीली हम क्या कर पाए, यहाँ पर जान पाए कि किस स्थान पर क्या स्थिति है उसकी, या फिर कहाँ पर कितना समय है। तो समय का डिसाइड भी हम ग्लोब की इन काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से कर पाते हैं। तो जो पृथ्वी के बीचों बीच से लाइन खींची गई है, इसको हमने नाम दिया है 0 डिग्री। इसको नाम क्या दिया है? 0 डिग्री, या फिर इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। दूसरा इसका नाम, क्योंकि ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसको और भी नाम दिया गया है, क्या? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अब ये 0 डिग्री जो लाइन है, इसने क्या किया है कि जो हमारी अर्थ है उसको 2 भागों में बांटा। तो 0 डिग्री से जो नॉर्थ की ओर पार्ट है, इसको हमने कह दिया क्या? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और जो 0 डिग्री से साउथ में है, उस पार्ट को हमने कहा दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। अब गोलार्ध क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर जो हमने ग्लोब लिया है वो एक फुटबॉल के तरह से है, गोल है। उसमें देखते हैं कि जो बीच से अगर लाइन जा रही है तो 2 पार्ट हो जाएंगे। जो ऊपर की ओर पार्ट है, जो नॉर्थ पोल की तरफ, वो उत्तरी गोलार्ध कहलाया, और जो साउथ पोल की तरफ पार्ट है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाया। दक्षिणी गोलार्ध क्यों कहा गया? जैसे ये कोई गोला है, अब उसके 2 पार्ट कर दें तो गोले का अर्ध हो ही गया भाई, गोला क्या हो जाएगा? आधा हो गया। उसी को क्या कहते हैं? गोलार्ध। गोलार्ध। इसलिए यहाँ पर एक बना उत्तरी गोलार्ध और एक बना दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर 0 डिग्री लाइन के और भी सारी पैरेलल लाइंस खींची गई हैं, जिनमें से एक नॉर्थ की तरफ खींची गई, जिसको कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, या इसको कहेंगे उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश रेखा। और 0 डिग्री से इतने ही एंगल पर एक साउथ की ओर लाइन खींची गई है, जिसको क्या कहेंगे? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश रेखा। दक्षिणी अक्षांश रेखा। जो रेखाएं यहाँ पर अक्षांश रेखाएं क्या कहलाएंगी? कि जो पृथ्वी के केंद्र से एक निश्चित कोणीय दूरी से पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा गया? अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं महान वृत्त। महान वृत्त क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी कभी सर्किल पड़ा होगा तो उसकी जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो क्या होती है? डायमीटर होती है, और डायमीटर हमेशा केंद्र से होकर जाता है वृत्त के। तो सबसे बड़ा जो सर्किल बनेगा वो कहाँ बनेगा? केंद्र पर ही बनेगा। इसलिए 0 डिग्री लाइंस को क्या कहते हैं? महान वृत्त भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उससे नीचे जो लाइन खींची गई 23.5 डिग्री साउथ में, कौन सी? दक्षिणी अक्षांश। 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी और ऊपर उत्तरी। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या है? नॉर्थ है, और नीचे क्या है? साउथ है। इसी तरह से एक लाइन और खींची गई, जिसको नाम दिया गया 66.5 नॉर्थ, या उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा। ऐसे ही उतने ही एंगल पे एक साउथ में लाइन खींची गई 66.5 साउथ, इसको कहा गया दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश। अब इनको नाम कुछ और भी दिया गया, जैसे जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको क्या कहा गया? कर्क रेखा। क्या कहा गया? कर्क रेखा। जो 23.5 डिग्री नीचे की ओर है इसको क्या कहा गया? मकर रेखा। 66 डिग्री जो ऊपर की ओर है, इस रेखा को और भी नाम दिया गया यहाँ पर, इसको नाम दिया गया है क्या? आर्कटिक वृत्त। क्या नाम दिया गया? क्योंकि ऊपर कौन सा सागर दिखाई देता है तुम लोग? आर्कटिक वृत्त।
उसके बाद जो 66 नीचे की ओर है, साउथ दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको कहा गया है अंटार्कटिक वृत्त। नीचे अंटार्कटिका है जिसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, जो कि बर्फ से ढके रहते हैं पूरे वर्ष भर। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये हमने देख ली महत्वपूर्ण रेखाएं कौन कौन सी हैं। तो 0 डिग्री जो रेखा है उसी को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा है, जिसे हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। उसी तरह से जब 0 डिग्री के नीचे आए 23.5 डिग्री साउथ में दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसको मकर रेखा के नाम से जानते हैं। 66.5 डिग्री साउथ में दक्षिणी अक्षांश रेखा है, जिसको हम अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। क्योंकि वृत्त सभी रेखाएं बनाएंगी, क्योंकि जब ग्लोब कैसा है, सर्किल है। अगर पृथ्वी की आकृति की बात करेंगे तो जियाइड है, पर हमने यहाँ पर ग्लोब को जो लिया है वो एकदम से गोलाकार है, ठीक है। तो जब लाइंस है वो काल्पनिक रेखाएं दोनों ओर है, पूरे चारों ओर से ऐसे आएंगे, इसलिए वृत्त बनाएंगे। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि उत्तरी अक्षांश वृत्त या फिर दक्षिणी अक्षांश वृत्त, तब भी इन्हीं रेखाओं को ही लेना है, ठीक है। यहाँ तक का ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हम जान गए ध्रुव क्या है, अक्ष क्या है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण रेखाएं थी उनको भी जान गए। अगला पॉइंट यहाँ पर हम लेंगे कि जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी परिभाषा क्या है। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा पृथ्वी के केंद्र से एक निश्चित कोणीय दूरी लेकर पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखा, खींची गई रेखा। ये जो होगी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अक्षांश रेखा क्या होती है कि पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी लेकर जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची गई रेखाएं हैं वो क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा कि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं हैं कितनी? कुल अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखा कितनी है? तो यहाँ पर ये हमारा इस तरह से ग्लोब था, तो ये 0 डिग्री लाइंस जो थी, तो यहाँ से देखेंगे कि एक एक डिग्री पे हमने लाइंस खींची है, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा ड्रॉ कर दी गई। इस तरह से पोल्स की ओर चलते चले गए और पोल्स के पास बिल्कुल पॉइंट जैसी एक रेखा हो जाएगी। उसी तरह से साउथ में भी इस तरह से हमने एक एक डिग्री पर लाइंस खींची, जिनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब ये अक्षांश रेखाएं इधर भी उसी तरह से जाएंगी ध्रुवों की ओर, इनकी जो दूरी है वो कम होती चली जाएगी और केंद्र की ओर इनकी दूरी ज्यादा होती है अक्षांश रेखाओं की। तो यहाँ से 0 डिग्री पे लाइन बन रही है 90 डिग्री का, तो ऊपर की ओर कितनी रेखाएं होंगी? 90। ऐसे ही 0 डिग्री से साउथ में कितनी रेखाएं होंगी? 90, और एक 0 डिग्री स्वयं है। तो इस तरह से कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई? 90 + 90 + 1 यानी 181 अक्षांश रेखाएं हैं कुल, ठीक है। अब यहाँ पर बात आएगी कि अक्षांश रेखाओं का कार्य क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है, इनका उपयोग क्या है। तो किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें अक्षांश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी? अक्षांश रेखाओं की। इन्हीं के द्वारा हम किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को पता करते हैं। कि जिस तरह से आज देख रहे होंगे जियो मैपिंग हर जगह यूज हो रहा है ऑफिस वगैरह में, तो वो इन्हीं अक्षांश रेखाओं के थ्रू हम जान पाते हैं कि हम किस रूट पे हैं, कहाँ जाना है, कितना लेफ्ट में कितना राइट में।
तो जो पोजीशन बताने का कार्य है वो अक्षांश रेखाओं का है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी कितनी होगी। भाई अक्षांश रेखाएं एक एक डिग्री पर खींची गई हैं, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, रेखाओं के बीच दूरी, तो यहाँ पर जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होगी वो 111 किलोमीटर, कितनी होगी 111 किलोमीटर। इतनी बात यहाँ पर हमें अक्षांश रेखा से नोट करनी है। इसको याद रखना है कि अक्षांश रेखाएं क्या है, कि पृथ्वी के केंद्र से एक निश्चित कोणीय दूरी से पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं। जिन कुल अक्षांशों की जो संख्या है वो 181 है, जिसमें 0 डिग्री से 90 ऊपर है और 90 बिलो है, और 0 डिग्री स्वयं कैलकुलेट होगी क्योंकि वो हमारी मुख्य विभाजक रेखा और ग्लोब पर है अक्षांश के रूप में, जिसको हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, महान वृत्त इन नामों से जानते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे देशांतर रेखा, देशांतर रेखाएं क्या होती है। ये ग्लोब है, ग्लोब को ऐसे फुटबॉल समझना है कि हम जो व्यवहारिक जीवन में जिस तरह से देख रहे हैं तो वहां पर क्या होती है फुटबॉल की तरह से, तो ग्लोब कहीं ऑफिस वगैरह में जाते होंगे तो उसी तरह से रखा रहता है ऐसे, यहाँ पर ऐसे ऐसे देखते होंगे, ठीक है। तो ये ग्लोब है और यहाँ पर ये पिन पड़ी रहती है जिसके इर्द गिर्द वही एक्सिस है, जैसे अभी पीछे हमने लेक्चर में समझा दिया है कि एक्सिस क्या है, कि यहाँ से यहाँ तक एक पिन आती है, वही उसी के अराउंड को घूम रही है तो वो एक्सिस हो गया, और जहां से वो पिन एंटर हुई है, इंसर्ट हुई है, और जहां पर निकली है यही दोनों पोल है, तो जहां से एंटर होगी वो नॉर्थ पोल हो जाता है और जहां पर एग्जिट हो रही वो साउथ पोल हो जाता है। तो ये ग्लोब है। अब यहाँ पर देखेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या है। तो पृथ्वी पर अभी हमने डायरेक्शन पढ़ते हैं तो डायरेक्शन में जानते हैं कि ये हमारा ऊपर नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो अभी जो हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ी तो वेस्ट से ईस्ट की ओर थी या ईस्ट से वेस्ट की ओर थी। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं देशांतर। तो देशांतर में एक लाइन यहाँ पर आएगी इस तरह से। अब ये भी क्या करेगी, इस अर्थ को यानी ग्लोब को दो बराबर भाग में विभाजित कर देगी। तो यहाँ पर जब अक्षांश रेखा आई थी तो उसने दो बराबर भागों में विभाजित किया था, तो वहां पर एक बना था उत्तरी गोलार्ध और एक बना था दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन जब यहाँ पर देशांतर रेखा ये भी 0 डिग्री है, ये भी कौन सी है 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इसने दो बराबर भाग में यहाँ पर डिवाइड किया है, लेकिन यहाँ पर ये वाला हमारा जो गोलार्ध है वो कौन सा कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध। और ये वाला जो हमारा है वो कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध क्योंकि ये 0 डिग्री से जो पूर्व में है वो पूर्वी गोलार्ध और 0 डिग्री से जो पश्चिम में है वो पश्चिमी गोलार्ध। अब यहाँ पर बहुत सारी लाइन्स यहाँ पर भी खींची गई है ऐसे, इस तरह से। ये सारी लाइन्स क्या कहलाएंगी, देशांतर रेखा। ये सब क्या कहलाएंगी, देशांतर रेखा। मतलब जो ध्रुवों से ध्रुव की ओर, ध्रुव एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर लाइन्स खींची जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी देशांतर रेखा। ठीक है। मतलब ये हमारा जो था ये था उत्तरी ध्रुव, ये कौन सा था उत्तरी ध्रुव, और इधर जो था वो दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब
उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव की ओर जो लाइंस खींची जाएगी उसको कहेंगे देशांतर रेखा। इनमें से ये जो हमारी है मुख्य रेखा 0 डिग्री, अब यहाँ पर इधर रेखाएं खींचेंगी और इधर रेखाएं खींचेंगी, जो पूरा सर्किल कंप्लीट होगा वो 360 डिग्री का, और हर डिग्री पर एक लाइन खींची जाएगी। तो इस तरह से इस 0 डिग्री के इधर 180 देशांतर रेखाएं आ जाएंगी, 180 और 180 इधर रेखाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर देशांतरों की जो कुल संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? देशांतर रेखा की परिभाषा यहाँ पर लिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ क्या करना है, जहां पर हम देख रहे थे कि जो पूर्व से पश्चिम रेखाएं खींच रहे थे उनकी जगह हम क्या करेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर कर देंगे। डेफिनेशन सेम अक्षांश वाली हो जाएगी इसमें। तो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखाओं में देखेंगे कि कुल देशांतर कितने हैं, कुल देशांतर देशांतर रेखा तो संख्या हो जाएगी 360। अब यहाँ पर भी अक्षांश रेखाओं की तरह दो देशांतरों के मध्य कुछ दूरी होगी, तो दो देशांतरों के मध्य दूरी, दो देशांतरों के मध्य जो दूरी होती है वो 111.3 किलोमीटर, ये दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ तक देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं और ध्रुव एक्सिस को हमने अच्छी तरह से आज पढ़ लिया है। अब आगे हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर पृथ्वी के ताप कटिबंध है वो क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि जो प्रदीप्ति, एक पॉइंट हमने लिखा था पहले, प्रदीप्ति व्रत क्या है, उसके बाद चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक लगभग सारी चीजें सबको समझ आ गई होंगी। अगले पॉइंट में लेते हैं कि कटिबंध, ये पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध, ये अर्थ है। अर्थ में यहाँ पर ये हमारी 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री, इसको कहेंगे विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, या फिर कहते भूमध्य रेखा, या फिर कहते हैं महान, ये 0 डिग्री लाइन। यहाँ से एक लाइन खींची गई थी जिसको कहा गया था 23 डिग्री ऑफ उत्तरी अक्षांश। यहाँ से एक लाइन खींची गई थी इसको कहा गया था 23.5 दक्षिणी। अब आते हैं कि जब उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, इनके मध्य का जो रीजन है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, यहाँ पर जो सन है उसकी रेंज जो है वो कैसी चमकती है, परपेंडिकुलर, लंबवत चमकती है। ये जो हमारा कर्क रेखा, ये कौन सी लाइन है, कर्क रेखा, ये लाइन जो है कर्क रेखा, और इसके नीचे जो है 0 डिग्री वो मकर रेखा, मकर रेखा। इन दोनों के बीच में जितना भी पार्ट है 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे, इतने पार्ट पर जो सन है उसकी रेंज कैसी चमकती है, उसकी रेंज परपेंडिकुलर लंबवत चमकती है। ठीक है, जब लंबवत चमकेगी तो वहां पर गर्मी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये पूरा रीजन जो है बहुत ज्यादा उष्ण रहता है। कैसा रहता है, उष्ण रहेगा। उष्ण से मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी। ठीक है,
इसलिए इस वाले पूरे रीजन को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। इसको क्या कहेंगे, इस पूरे रीजन को, इस पूरे रीजन को कहते हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। क्योंकि यहाँ पर जो सन की किरणें हैं वो एकदम से लंबवत पड़ेंगी, और जब लंबवत पड़ेंगी, जैसे देखते होंगे कि दोपहर के जब 12 बज जाते हैं तो बहुत तेज धूप लगती है और घरों को भागने लगते हो। क्यों भागने लगते हो, क्योंकि उस समय जो सन की रेज है वो कैसी पड़ रही होती है, लगभग परपेंडिकुलर, लंबवत पड़ेंगी तो वो ज्यादा दबाव डालेंगी। ठीक है, उसी तरह से जैसे देख पा रहे होंगे कि कभी कोई चीज जब ऊपर से आकर गिरती है वो ज्यादा फोर्स अट्रैक्ट करेगी, और जो बजाय तिरछी जो आकर होगी, ठीक है, तो जो ऊपर से वस्तु कोई आकर गिरेगी वो ज्यादा आघात करेगी, और जब कोई तिरछी आकर वस्तु गिरेगी तो वो कम आघात करती है। तो वही कारण यहाँ पर सन के परिप्रेक्ष्य में भी है कि जब सन लंबवत चमकेगा तो वहां पर गर्मी ज्यादा होगी, और जब तिरछी उसकी रेज जाएंगी तो वहां पर गर्मी कम होगी। तो इस वाले पूरे रीजन को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। इस वाले पूरे रीजन को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन है ऐसे, इसको कहते हैं 66 डिग्री हाफ उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा। और ऐसे ही एक लाइन इधर है, पीछे पड़ चुके हैं, जिसको कहते हैं इसको कहेंगे 66 डिग्री एंड हाफ दक्षिणी, दक्षिणी अक्षांश। अब देखो, अब ये जो रीजन है, ये वाला, ये जो रीजन है, ये वाला, यहाँ पर भी है, ये, ठीक है। तो ये 23 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री तक, और ऐसे ही नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो ये पार्ट है, यहाँ पर क्या होगा, ना ज्यादा बहुत गर्मी होगी, ना ज्यादा बहुत सर्दी होगी। क्योंकि अगर सन यहाँ पर हम देख लें, इसको बाद में देता हूँ, सन बना दें तो ज्यादा बेहतर जानना होगा। जैसे ये मान लो हमारा सन है, सन ऐसे इसकी रेज चमक रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे तो बिल्कुल सीधी जा रही थी, ठीक है, और यहाँ जाएंगे तो कैसी जाएंगी, तिरछी जाएंगी ऐसे, ठीक है। तो तिरछी जब जाएंगी तो असर क्या होगा, कम होगा। तो ये वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, इसको कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध, जहाँ शीत भी होगा और उष्ण भी होगा, ठीक है। इसलिए इस रीजन को क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और ये वाला रीजन भी क्या कहना है, शीतोष्ण। उसके बाद पार्ट बचा है ऊपर का, यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा है और यहाँ से नीचे का जो हिस्सा है, ये दो पार्ट बचे हैं। तो ये जो पार्ट जो बचेंगे, यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो लगभग पहुंचेंगी ही नहीं, यहाँ पर सन की जो रेज है वो लगभग पहुंचेंगी ही नहीं, और जहाँ सन की रेज नहीं पहुंचेंगी तो वहां बताओ सर्दी होगी या गर्मी होगी, सर्दी होगी। तो इस वाले रीजन को क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। देखते होगे दिसंबर नवंबर में जो शीत होता है, अपने यहाँ नहीं, इस रीजन में हमेशा बना रहता है शीत कटिबंध। और इस वाले को भी क्या कहेंगे, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। तो यहाँ पर कटिबंध को हम समझ गए कि जो 0 डिग्री हमारी विषुवत रेखा है उससे
ऊपर 23.5 डिग्री और उससे नीचे 23.5 डिग्री का जो रीजन होता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, परपेंडिकुलर पड़ेंगी, इसलिए यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी। तो इस वाले रीजन को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। और 23.5 डिग्री से 66.5 उत्तरी के बीच उसको कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध, और 23.5 से 66.5 के बीच का जो रीजन है दक्षिण में, उसको भी कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 डिग्री से ऊपर का जितना भी 90 डिग्री तक का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही क्या रहेगी? बर्फ रहेगी। उसके बाद जो नीचे का पार्ट है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक दक्षिणी ध्रुव की ओर, वो भी क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध कहलाएगा। तो इस तरह से हम जो पृथ्वी है उस पर जो कटिबंध है, ताप कटिबंध, ताप की स्थिति के अनुसार उनको समझ लिया है। कितने कटिबंध? जो विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच का पार्ट उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा से 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 डिग्री से ऊपर शीत कटिबंध। उसी तरह से नीचे उसी क्रम में चले आएंगे तो 23.5 डिग्री मकर रेखा से जो 66.5 डिग्री के बीच का जो कटिबंध है उसको शीतोष्ण, और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर उसको शीत कटिबंध कहेंगे। तो ये पार्ट यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया कटिबंध से रिलेटेड। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आएगा कि यहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखा होंगे। देशांतर रेखा का मुख्य कार्य क्या है? देशांतर रेखाओं का मुख्य कार्य है कि किसी भी स्थान का समय ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? समय। तो किसी भी स्थान पर समय की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमें जिन काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकता पड़ी उनको क्या कहा गया? देशांतर रेखा। यहाँ पर देशांतर रेखा का उपयोग किस तरह से करते हैं? देशांतर रेखा किसी भी स्थान पर समय का पता नहीं कि वहां पर कितना समय हो रहा है। ये किसका कार्य है? किसी भी स्थान पर समय का पता लगाना देशांतर रेखाओं का कार्य है। अब देशांतर रेखाओं से कैसे इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर लाइन आई है 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही हमने कहा है ग्रीन रेखा, ग्रीनविच रेखा। अब ग्रीनविच रेखा क्यों कहा है? क्योंकि ये लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच, वहां से ये गुजर रही है। जो काल्पनिक रेखा 0 डिग्री देशांतर है, ये कहां से गुजर रही है? ग्रीनविच जो लंदन में है वहां से, इसलिए इसको हमने ग्रीनविच रेखा नाम दिया। और इसको कहा है प्रधान यामनोत्तर रेखा। प्रधान यामनोत्तर रेखा मतलब वो मुख्य रेखा जिससे पूरे वर्ल्ड का क्या हुआ? समय का निर्धारण किया गया है। तो इसी 0 डिग्री को हमने मान के पूरे विश्व में जो टाइम जोन है उनकी संख्या कितनी निर्धारित की है? 24। तो पूरे वर्ल्ड में जो टाइम जोन है वो कितने हैं? 24 है। और यहाँ पर जो मुख्य रेखा है वो कौन सी है? ये 0 डिग्री देशांतर है। कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी के द्वारा पूरे वर्ल्ड का क्या हुआ है? टाइम का निर्धारण हुआ है। अब इसने क्या किया? 0 डिग्री जो गुजरी है वो कहां से? 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके बारे में काफी कुछ है। देशांतर ये
गुजरी है, एक स्थान है रॉयल वेधशाला, रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वेधशाला ग्रीनविच लंदन, ग्रीनविच लंदन, वहां से होकर ये लाइन गुजरी, ठीक है, इसलिए इस लाइन को क्या कह दिया गया, ग्रीनविच, ठीक है। यहाँ से समय का निर्धारण हुआ है कि कैसे, कि 0 डिग्री से, अगर इसमें पूछ लिया जाए, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 0 डिग्री लाइंस में कितने मोड़ हैं। अभी हमने ये सीधी बनाई है पर इसमें मोड़ है, तो उनकी मोड़ों की संख्या जो है वो 6 है, 6 जगह ये मुड़ी हुई है। तो 0 डिग्री से जैसे यहाँ पर पूर्व में जाएंगे, तो क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जो सूर्य है वो किधर निकलता है, पूर्व में, तो सबसे पहले हमें प्रकाश कहाँ पहुंचेगा, पूर्व की ओर। तो 0 डिग्री से जितने भी कंट्री, प्लेस, जो भी है, देश है, राज्य है, वो सब अगर पूर्व की ओर है, उनकी स्थिति पूर्व में है, तो वहां पर समय का फायदा होगा। और 0 डिग्री से पश्चिम में जितने जाएंगे उतना समय का नुकसान होगा या माइनस होगा या घाटा होगा, ठीक है। ये घाटा और फायदे से मतलब यहाँ पर नहीं है, कोई बजट वाली बात नहीं है, पर यहाँ पर समय के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि अगर हम 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाते हैं तो वहां पर हमें दिनों का लाभ होता है, और 0 डिग्री से अगर पश्चिम में जाएंगे तो वहां पर दिनों की हानि होगी। तो जैसे भारत की अवस्थिति यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगर हम अक्षांश की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर की दृष्टिकोण से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में। तो क्वेश्चन कभी भी आए कि भारत जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है, तो आंसर हमारा होगा भारत, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर एक 0 डिग्री देशांतर रेखा रॉयल वेधशाला ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। अब ये रेखा जब यहाँ से गुजरी, इसी को मानक रेखा मान लिया गया, इसको क्या मान लिया गया, मानक समय रेखा, इसको ही क्या कहते हैं, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा 0 डिग्री को ही क्या कहते हैं, मानक समय रेखा, क्योंकि यही वो स्टैंडर्ड लाइन है, यही वो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूडनल लाइन है जिससे हर जगह के टाइम का निर्धारण किया गया है, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या कहा है, मानक समय रेखा। यहाँ से डिसाइड करेंगे कि किस देश का टाइम इससे आगे होगा, किस देश का टाइम इससे पीछे होगा, वो उसके अकॉर्डिंग होगा कि वो 0 डिग्री के पूर्व में है या 0 डिग्री के पश्चिम में है। जैसे बात कर ले अभी भारत है, तो भारत में जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, और गुजरात जो है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच यहाँ पर जो 2 घंटे का समय अंतराल देखा जाता है, तो किस कारण से देखा जाता है, क्योंकि जो भारत है उसका ये पश्चिमी पॉइंट है और ये पूर्वी पॉइंट है। तो इस पूर्वी और पश्चिमी के बीच में देशांतरों में कुछ अंतर है कि नहीं है, और एक देशांतर यहाँ पर हम बता चुके हैं कि 111.3 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो समय में 2 घंटे का अंतर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री में अंतर है वो कितना हो जाएगा, तो एक्सटेंड भारत का जब अभी पढ़ाएंगे तो वहां पर इस टाइम को हम निकाल के दिखाएंगे कि कैसे दोनों में डिफरेंसेस आते हैं। तो ये जो 0 डिग्री मानक समय रेखा है, इसका निर्धारण कब किया गया था, निर्धारण कभी कोई सम्मेलन रहा होगा जब इसका निर्धारण किया गया, तो एक सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन डीसी सम्मेलन। वाशिंगटन जगह है, जानते होंगे कहाँ की, यूएसए में, ठीक है, वाशिंगटन डीसी सम्मेलन। और इसका समय क्या था कि कब इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ये सम्मेलन, तो यहाँ पर इस समय हो जाएगा 1884, समय हो जाएगा 1884 में वाशिंगटन डीसी सम्मेलन होता है। वहां पर इसका निर्धारण होता है कि जो हमारी सभी देशों की मानक समय रेखा होगी वो 0 डिग्री देशांतर होगी। तो 0 डिग्री से पूर्व जाने पर दिनों का लाभ होगा और 0 डिग्री से पश्चिम जाने पर दिनों की हानि होगी।
जैसे ये ये 0 डिग्री अक्षांश की, ये 0 डिग्री देशांतर। भारत के तौर पे समझे तो भारत की अवस्थिति यहाँ पर, ठीक है। तो भारत में भी एक लाइंस का डिसाइड किया गया होगा कि भारत में किस स्टैंडर्ड लाइन को हम रखेंगे, ठीक है। तो भारत में भी एक समय मानक समय रेखा है, ठीक है। तो कुल टाइम जोनों की संख्या यहाँ पर पूछ लिया जाए कि कुल टाइम जोन कितने हैं, तो आंसर आएगा 24। कुल टाइम जोन्स की संख्या कितनी है, 24। अगर यहाँ पूछ लें कि अलग अलग देशों में किसमें सबसे ज्यादा है, तो रूस में जो टाइम जोन की संख्या है वो कितनी है, रूस में टाइम जोन जो है वो 11, ठीक है। उसके बाद कनाडा 6, यूएसए में 6 टाइम जोन, उसके बाद चीन में 2 टाइम जोन, और भारत में कितने टाइम जोन, एक मात्र टाइम जोन, है ना। 2 की बात अभी चल रही है लेकिन टाइम जोन है कितने, 1 में भारत में। और भारत में जो टाइम जोन है मानक समय रेखा है उसको कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यहाँ तक बात समझ आ रही कि कुल टाइम जोन जो है वो 24 है, रूस में भी इनकी संख्या 11 है, कनाडा में 6 है, यूएसए में भी 6 है, और चीन में 2 है, भारत में 1 है। अब यहाँ पर ये टाइम जोन 1 से ज्यादा क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि जिस कंट्री का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वहां पर एक टाइम जोन बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, समय में अंतर आएगा। ऑफिस जब खुलेंगे तो एक जगह देखेंगे कि सुबह हो गई होगी, दूसरी जगह अभी वहां पर मॉर्निंग नहीं होगी, ठीक है। तो इस कारण से काफी डिफरेंसेस हो जाएगा, इसलिए वहां पर अलग अलग टाइम जोन बनाए गए। टाइम जोनों की संख्या ज्यादा है, जबकि भारत में जो टाइम जोन है उसमें एक ही है, और भारत में जो टाइम जोन है उसका नाम क्या है, वो लाइन कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो यहाँ पर भारत को देख लें कि भारत में कौन सी रेखा है जिससे टाइम जोन निर्धारित होता है, तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट आ जाएगा भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा। भारत की जो मानक समय रेखा है वो है, लाइन का नाम क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इससे निर्धारित हुआ है भारत का टाइम, इससे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब ये लाइन है, ये भारत से कहीं न कहीं होकर गुजरेगी, भारत के कुछ न कुछ राज्यों से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो भारत के राज्यों से, भारत के राज्यों से, राज्यों का पॉइंट बाद में आएगा, पहले इसका स्थान एग्जिट, इसका स्थान कहां से ये गुजरी है। तो नाम सुना होगा एक नैनी प्रयागराज, नैनी प्रयागराज, हालांकि वो मिर्जापुर का हिस्सा है, ठीक है। वहां से ये लाइन गुजरती है, कौन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, कहाँ, नैनी प्रयागराज से। तो स्थान कहाँ है, नैनी प्रयागराज, प्रयागराज। अभी क्वेश्चन अगर मिर्जापुर भी लिख जाए तो भी आंसर हमारा वही है, ठीक है। तो नैनी स्थान है
एक ब्रिज भी है, इस नाम से सुना होगा कि नैनी ब्रिज, तो वो प्रयागराज में ही है। तो एक नैनी स्थान से लाइन गुजरी है जिसको हमने भारत की मानक समय रेखा मान लिया है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ये सिर्फ नैनी से तो होकर गुजरेगी नहीं, और भी कई राज्यों से होकर जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे भारत के राज्यों से, भारत के किन किन राज्यों से, तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? 5 राज्यों से। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो आ जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। कौन कौन से? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरेगी, तो आंसर 5 होगा। क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछेगा कि भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो हमें 5 भी याद होने चाहिए, तब हम वहां एलिमिनेट कर पाएंगे कि किससे नहीं गुजरती है। क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाता है तो वो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन रखेगा जिसमें नहीं पूछेगा, और हमें सावधानी पूर्वक परीक्षा में इस चीज को क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त बहुत दिमाग में रखना है कि वो नहीं पूछ रहा या है पूछ रहा। जब है पूछेगा तो इनमें से 5 में कोई एक देगा, और जब नहीं पूछेगा तो 3 इनमें से देगा, कोई एक अन्य देगा। ठीक है, तो जब नहीं वाला क्वेश्चन बनता है तो वो इसलिए बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। तो भारत के राज्यों से यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देख पा रहे होंगे कि भारत का जो समय है वो ग्रीनविच जीएमटी जो है, ग्रीनविच मीन टाइम, अगर उसको शॉर्ट में कहें तो क्या कहेंगे? ग्रीनविच मीन टाइम। अभी यहाँ पर देख रहे थे ग्रीनविच, हाँ देशांतर देखा है। ये जो लाइन थी इसको ही हम क्या कहते हैं? जीएमटी। इसको क्या कहते हैं? जीएमटी, जीएमटी। इसी को अगर फुल फॉर्म कर दें तो ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ग्रीनविच। अब ये रेखा सुनी होगी कि जीएमटी से हमारा समय इतना आगे है, हमारा समय इतना पीछे है। जब कभी भी लाइव मैचेस वगैरह आने होते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि जीएमटी इतने बजे और आईएसटी इतने बजे। ठीक है, तो वहाँ डिफरेंस यही होता है कि जीएमटी क्या है कि वो वर्ल्ड के मानक समय के अनुसार समय वो है, और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार समय दूसरा है। उस तरह से यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा, इसको क्या कहते हैं? आईएसटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आईएसटी। तो कभी शॉर्ट में भी अगर टर्म आ जाए तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आईएसटी मींस है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। ठीक है, तो भारत के राज्य यहाँ पर हो गए हैं। उसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो टाइम जोन है उसके अनुसार यहाँ पर समय में अंतर कैसे आता है। भारत का जो समय है, यहाँ ये तो प्रमुख तत्व में लिख लो, प्रमुख तत्व भारत का समय, समय जीएमटी से 5 आवर 30 मिनट आगे क्या है, प्लस यहाँ बना दे रहे हैं, आगे क्या है? आगे। ठीक है, यानी भारत का जो समय होगा वो जीएमटी से क्या है? 5.5 घंटा आगे होगा। अब देखते हैं कि आगे क्यों है, एक पॉइंट और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे कि जैसे कुल देशांतर कितने? 360। ठीक है,
कुल देशांतर कितने थे? कुल देशांतर यहाँ पर जो थे वो कितने थे? 360 थे। इसका मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना घूमती है? 360 डिग्री घूम जाती है। और 360 डिग्री जब घूमती है तो उसमें समय कितना लेती है? तो कुल देशांतर यहाँ पर 360 थे। पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री कितने समय में? 24 आवर। समय कितना लग जाता है? 24 आवर, 24 घंटे। अब जब 24 घंटे में घूमेगी तो डिग्री कितनी घूम रही है? 360। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देख लें कि 1 डिग्री कितने मिनट में या कितने समय में घूमेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टोटल जो उसका टाइम जितना टेकिंग लिया है उससे कितने डिग्री टोटल घूमी है उसका डिवाइड कर दें, रेशियो निकाल लें। ठीक है, जैसे यहाँ 24 आवर 24 घंटे और डिग्री कितने? 360। ठीक है, तो अब ये हावर में है, नीचे की वैल्यू बड़ी है तो इससे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 हावर में कितने मिनट? 60। मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको यहाँ कैंसिल आउट करें तो 6 4 जा और 6 6 जा 0 हो गया। ये 60 से ये 60 कैंसिल हो गया। क्या बचा? 1 डिग्री यहाँ पर निकाल रहे हैं, यानी 1 डिग्री इक्वल टू क्या है? 1 डिग्री देशांतर में कितना हमें जाना पड़ेगा? ये मिनट में समय था, यानी 1 डिग्री देशांतर चलने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट। कितना लगेगा? 4 मिनट का। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर इक्वल टू कितना? 4 मिनट। अब जैसे भारत की बात करें तो भारत की मानक समय रेखा जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से कितना है मानक समय रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी है। क्या है? पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब यहाँ पर 82.5 डिग्री है पूर्वी देशांतर और 1 डिग्री में कितना है समय? 4 मिनट। तो 82.5 को यहाँ पर निकाल लें तो 82 इंटू यहाँ क्या कर देंगे? 4 और प्लस 1/2 इंटू क्या कर देंगे? 4। आधा यहाँ पर डिग्री है तो उसमें भी 4 से मल्टीप्लाई और जो 82 है उसमें भी 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 2 जा 8 हो गया यहाँ पर और 8 2 जा कितना हो गया? 8 4 जा 32। अब प्लस ये 2 से 2 टाइम में कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया 2, तो ये 330 आ गया। कितना आ गया मिनट? 330। यानी 82.5 डिग्री में हम कितना मिनट आगे हैं? 320 मिनट का डिफरेंस आया कि नहीं? जब 1 डिग्री में 4 मिनट है तो 82.5 डिग्री में 330 मिनट। ठीक, अब यहाँ पर ये डिसाइड कैसे होगा कि समय आगे है समय पीछे है? तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जब हम 0 डिग्री से पूर्व की ओर होंगे तो समय का लाभ होगा यानी प्लस होगा, और जब हम 0 डिग्री से पश्चिम की ओर होंगे समय की हानि होगी यानी माइनस होगा। अगर हम इतने ही डिग्री 0 डिग्री से पश्चिमी चले जाए, यहाँ पूर्वी ना लिखा होता तो हम क्या होते? 5.5 घंटा पीछे होते। अब ये 5.5 घंटे कैसे आया? अब मिनट को फिर से आवर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 330 डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 60। क्या कर देंगे? 60। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5.5 आ जाएगा, या फिर इसको लिख देंगे 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, और आगे कौन बता रहा है? आगे हमें बता रहा है ये डायरेक्शन, पूर्वी है तो आगे और पश्चिमी है तो पीछे। तो इसलिए भारत का जो समय है वो 0 डिग्री जीएमटी मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे क्यों? जान गए इतनी बात? ऐसे ही हम किसी भी देश का या किसी भी देशांतर रेखा पर टाइम का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये टॉपिक आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। कल हम मिलेंगे एक और वेरी स्पेशल टॉपिक के साथ। तब तक सभी लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।